नमस्ते, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। आज हमारे साथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रचना कुमारी प्रसाद। इन्होंने दो किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और लीडरशिप को लेकर लिखी है। एक का नाम है दो युग पुरुष, विवेकानंद और नरेंद्र मोदी, और दूसरी किताब है मोदी इज बिल्डिंग न्यू इंडिया थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, व्हाई मोदी इन 2024 द केस फॉर कंटिन्यूटी। इसी किताब को लेकर के वाई मोदी इन 2024 द केस ऑफ कंटिन्यूटी पे बात करेंगे डॉक्टर रचना से। डॉक्टर रचना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। पहले सवाल तो ये है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, वो कैसे ये ख्याल आया उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर के, उनकी जो लीडरशिप है, जो स्टेटमेंटशिप है, उसको लेकर किताब लिखने की? धन्यवाद जी। ये जो बुक है मोदीज एरा बिल्डिंग न्यू इंडिया थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, एक्चुअली ये बुक क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जी। बेसिकली पब्लिक पॉलिसी में ना पेपर जो है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और भी हाँ पॉलिसी हाँ। एनालिसिस जो पेपर्स होते हैं उसमें जी जी। पॉलिसी रिलेटेड काफी जो है आकलन होता है, डेटा भी होते हाँ हैं उसमें, और उसका एक पूरा पढ़ाया जाता है स्पेसिफिक पॉलिसी भी, जो भी पॉलिसीज अब तक आई है। तो एक हाँ तो हाँ। मेरे ख्याल में ये था कि यूथ को हम किस तरह से अवेयर कर पाए कि किस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, अब रिसेंट गवर्नमेंट फ्रेम कर रही है और कितनी वो कंटेम्पररी हैं। एक हाँ तो ये हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स था यूथ जो है अवेयरनेस के लिए टुवर्ड्स पॉलिसी जनरेशन एंड व्हाट आर द पॉलिसीज विच आर इफेक्टिवली रनिंग। दूसरा जो Yes। बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था कि पिछले 10 सालों में जो परिवर्तनकारी मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब बहुत हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट और सब्सटैंटिव चेंजेस हुए हैं, हाँ जिसमें हाँ। बहुत एग्जाम्पल हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना अभी रिसेंटली Yes। मतलब 2 दिन के पुराने न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत कि सारे हैं प्राय सोशल इशू हाँ, वो तो और काफी भी है। आते हैं पर बेटी उसमें बस मैं महिला एक के चीज वो लिए बेटी बताना चाहती बचाओ, हूँ। बेटी हाँ बेटी पढ़ाओ, हाँ, लेकिन ये है लेकिन वो बस विमेन मैं उसमें एम्पावरमेंट को लेकर के। हाँ बताना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो उसके पूरे आकलन का आया था, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन मेंशन की थी कि इट इज नॉट हाँ हाँ। ओनली अ पॉलिसी बट इट इज बियॉन्ड द पॉलिसी, कि किस तरह से हम क्वालिटेटिव बदलाव कर रहे हैं लोगों में। और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब जो हम कह सकते हैं निर्णायक और स्ट्रेटेजिकली ओरिएंटेड जो चीजें हुई हैं, और बहुत ज्यादा जो हम कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच जो अपनाया है, वो मुझे कहीं हाँ ना हाँ। कहीं इंस्पायर किया कि एक जो है बुक उस पे काम किया जाए। क्योंकि मैं वैसे भी काफी सेमिनार्स वगैरह में प्रेजेंट करती रही हूँ हाँ पॉलिसीज हाँ। पे और सोशल जस्टिस के उनके पर्सपेक्टिव पे। तो लेकिन हम जी। कैसे मतलब जो है पूरा ओवरऑल एक ब्रॉडर लेवल पे मैं थोड़ा चैप्टराइजेशन करके इसको लेके आई। तो ये मेरा थोड़ा मतलब एक रहा मोटिवेशन का आधार, जो हाँ उनका जो हाँ। पर्सनालिटी है और जो उनका वर्क करने का जो कल्चर है और लोगों के साथ हाँ। कनेक्ट करने का जो उनका आइडिया है। हाँ, लोगों का कनेक्ट करने का तो वो तो है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो जिन्होंने हाँ, प्रोग्राम शुरू किया, मंथली अपना मन की बात मन डायरेक्ट की बात। पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए। तो वो सब चीज तो मोदी जी में वो है, वो खूबी है। और उनके जो विरोधी हैं, उनका कहना है, इवन पार्टी के अंदर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, तो वो उन लोगों का, जैसे लोगों का कहना है कि इज ग्रेट इवेंट मैनेजर। वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आपकी किताब को लेकर बात करेंगे। आपने कई सिलसिलेवार तौर पे कई चीजें आपने प्रमुखता के साथ उठाया है। उनके अचीवमेंट को लेके, उनके एक्सक्लूसिवनेस जो है, इंक्लूसिवनेस जो है, और जो भी चाहे सोशल इशूज हो, डेवलपमेंट का हो, इंटरनेशनल हो, हर मुद्दे पे सामाजिक न्याय को लेकर के जो आपने लिखा है, तो वो आपने बताया कि जैसे आप जाती रहती है बहुत जगह सेमिनार्स में, सिंपोजियम में, लोग जाहिर सी बात है लोगों से वन टू वन भी होता होगा। तो सामाजिक न्याय के इश्यूज पे आपका क्या मानना है, और सामाजिक न्याय को आप किस तरह से देखती हैं? सामाजिक न्याय जो है मेरे मेरे मतलब जो जिसको मैं जिस तरह से देखती हूँ, एक तो हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिकली हम लोग मतलब रहे हैं, पढ़ते रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो उसके हाँ डोमेन हाँ। में एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन आता है
कि जो सोशल जस्टिस है, इट इज मोर इक्वल टू द आइडिया, मतलब मोर नियरर टू द आइडिया ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, जिसे हम कहते हैं समतावादी विचारधारा। मतलब जी। जहां पे हम सामाजिक न्याय से सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के संदर्भ में नहीं देख रहे, हम कैसे वो लोगों तक पहुंच रहा है और वो क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो सामाजिक न्याय को एक मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखती हूँ, सामाजिक हाँ न्याय हाँ। को सिर्फ पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में नहीं देखती हूँ। और यही चीज जो मैंने अपनी किताब में लिखी है, जो भी उनकी पॉलिसी मैंने बात की है, जो थर्ड चैप्टर है, सबका साथ सबका विकास, और फिर सबका प्रयास के साथ और सबका वो विश्वास के साथ, जो वो उन्होंने पूरा अपना जो लेके चले हैं, जिसमें मैं बेसिकली जो है वुमेन का तो मैंने बात किया है, दलित के लिए भी किया है, वर्कर्स के लिए भी किया है, बाकी फार्मर्स का भी मेरा उसमें है। तो महिलाओं हाँ के हाँ। लिए जो मैंने जो उसमें बात की है, और आदिवासी महिलाओं के लिए जो बात की है, वो बहुत सारे पॉलिसीज पर्सपेक्टिव में, जिसमें अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अभी 33% रिजर्वेशन पारित कर दिया गया है, एक रियलिटी बन गई, जो इतने समय से पेंडिंग था। तो अब किस तरह से ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक कह सकते हैं एक न्यू ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और बाकी जो भी अब तक महिलाएं जो आना चाह रही थी पॉलिटिकल उसमें, मतलब कहीं ना कहीं उस फ्रेमवर्क में आना चाह रही थी, कुछ नए चीज़ों पे काम करना चाह रही थी, या एक स्पेस चाह रही थी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और बाकी हाँ मैंने जो है, अगर हम दूसरे और पॉलिसीज की बात करें, तो जैसे हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए जो स्टैंड अप इंडिया का जो पूरा स्पेसिफिकली जो फोकस किया गया है, वो पूरा प्रोग्राम, और जिसमें उन्होंने इतने एंटरप्रेन्योर्स को एंगेज किया है, उनको प्रमोट भी किया है कि कैसे हम जो महिलाएं जो इस मतलब इसमें से भी आती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से भी आती हैं, वो भी कैसे इंटरप्रेन्योर बन के आगे आए, और अपना कहीं ना कहीं जो है आइडेंटिटी और ये चीजें जो है अपने, जो हम कह सकते हैं उनका करियर जो है स्ट्रेंथन हो। तो इसलिए सामाजिक न्याय एक मैं इंक्लूसिव तरीके से देखती हूँ। और साथ के साथ पॉलिसी सिर्फ एक बनने के नहीं, पॉलिसी मेकिंग में नहीं, बट पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, और उसके साथ साथ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अगर कहीं ना कहीं लूपहोल आ रही है, कमियां आ रही हैं, इश्यूज तो होंगे ही, तो उन उन चीजों पे भी काम किया गया है, ग्रास रूट को मतलब स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो डेटा है वो ये भी कहते हैं कि मोर देन 43% जो पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव भी जो महिलाएं जो है रूरल एरिया से ही मतलब हैं। तो बहुत सारे मतलब आयाम में बदलाव हुए हैं। डेटा तो मेरे पास इतनी है कि वो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतने सारे हाँ हाँ। डेटा लेके रखे नहीं। हैं कि महिलाओं हाँ के हाँ। लिए, जैसे अगर हम वुमेन स्टेम ग्रेजुएट्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंडिया में टर्न आउट है। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखें तो इतना परसेंट, 43% स्टेम ग्रेजुएट्स टर्न आउट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक एक डेवलपमेंट है। और सामाजिक न्याय तो महिलाओं को जब तक हम वो पार्टिसिपेटरी उसमें डोमेन में नहीं लाएंगे, और जब तक वो मतलब एक्टिव नहीं होंगी, पैसिव तरीके से नहीं रहेंगी, चाहे वो एकेडमिक में हो, चाहे वो उनका पॉलिटिकल उसमें हो, चाहे कोई और डोमेन हो, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सामाजिक न्याय को हम एक होलिस्टिक तरीके से देखें, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, SC STs हो, तो सबके लिए हम कहीं ना कहीं वो आया मतलब जो है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उस पे भी हम बात करें। तो जो मैंने थर्ड चैप्टर में सारा जो है बाइफरकेशन मैंने किया है कि वर्कर्स के लिए क्या हुआ है। जैसे फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट, जो अगर हम 21 का मैंने डेटा दिया है, तो वो 22% कुछ दिखा रहा है, जो कि 2022 में 23% हो गया, 1% और इंक्रीज हुआ है। तो यानी फीमेल वर्कफोर्स भी मतलब जो भी हम देख रहे हैं, जैसे मैं विकास की बात कर रही हूँ, पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, पॉलिसी के साथ धीरे धीरे, क्योंकि प्रोग्रेस तो धीरे धीरे ही होगा, तो नहीं, ये पॉलिसी बात के साथ ठीक है। प्रोग्रेस भी जी है। जी जी जी। नहीं, बात ठीक है। लेकिन ये भी है, अगर हम सामाजिक न्याय की, को आपने अभी प्रमुखता से अपने चैप्टर में जगह दी है, मोदी जी का जो सामाजिक न्याय का जो स्लोगन है, और जैसा कि स्टेटिस्टिक आपने दिया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है समाज के हर क्षेत्र में, लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं के प्रति के जो अपराध है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, वो ये है कि वो बढ़ गया। इवन रेप का अगर बात करें, जैसे घिनौनी चीजें इस तरह से, और वो हर 16 मिनट पे एक होता है। उसी तरह से आप दलित कम्युनिटी की बात करें अगर, तो 2021 का जो डाटा है नेशनल क्राइम ब्यूरो का, वो उत्पीड़न जो है दलितों का बढ़ा है, घटा नहीं है। तो क्या लगता है ऐसे में कि मोदी जी की इस कोशिश को फलीता कौन लगा रहा है, कहाँ से लग रहा है? ज्यादातर जो बड़े बड़े राज्य हैं, वहां तो बीजेपी की सरकार है,
और आंकड़े भी वहीं से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो जी। महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान में सरकार बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश में तो लंबी सरकार चली हो, उत्तराखंड में चल रहा है। तो ये आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, तो ये उनके इस योजनाओं को उनके ही राज्य शासित प्रदेशों में फलीता कैसे लग रहा है, क्या कंट्रोल नहीं हो रहा ऊपर से राज्य के मुख्यमंत्रियों से? हालांकि पॉलिटिकल सवाल है, आप इसका जवाब फुटेज में दे सकती है, चाहे तो डिटेल में दे सकती है। देखिए मैं तो एक चीज ये मानती हूँ कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट और ये हिनस क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ, वो बेसिकली एक सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल का प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है। हम बार बार जैसे गवर्नमेंटल लेवल को करते हैं। हालांकि अभी रिसेंटली सेक्शन जो 69 है भारतीय न्याय संहिता के जो न्यू 3 लॉज आए हैं, बहुत बारीकी से मैंने एक एक चीज को नहीं पढ़ा है, पर थोड़ा सेक्शन 69 ये बात करता है कि जो भी अगर कोई डिसीटफुल का मतलब वाकया होता है जहाँ पे लड़कियों को ठीक है। फोर्सफुली मैरिज कर देते हैं, हाँ, या उनको झांसे में वो करके उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, तो उसके लिए 10 इयर्स का जो है इम्प्रिजनमेंट और बकायदा मतलब कुछ फाइन्स भी इम्पोज किया गया है रिसेंटली जो अभी वो हुआ है। और बाकी जैसे जो हम कहते हैं कि जो ये बीजेपी मतलब जो शासित देश है या नॉन बीजेपी हो, जो भी हो, बेसिकली मेरा जो एक वो देखने का वो तरीका है, और भी हो सकता है कि कुछ लोग इससे असहमत हो, क्योंकि हम हर चीज को एक गवर्नमेंटल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, हम राजनीतिक समाजीकरण या हम सोशल समाजीकरण की अगर भी बात करें, तो बेसिकली वो घर से शुरू होता है। और एक सेंसिटिव माहौल जिसमें सेंसिटाइज करते हाँ, हैं हम अपने बच्चों को, मेल को। और इसमें कई बार क्या होता है कि हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी या जो फीमेल फिगर है वही सेंसिटाइज करेंगी या एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करेंगी, जबकि ये मेल की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि एक फीमेल की है। तो बेसिकली हाँ, हाँ, ये जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको सोसाइटल लेवल पे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज का प्रेशर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक ये विकृत मानसिकता का आधार है। क्योंकि एक बार मैं ऐसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं, जैसे जेंडर जस्टिस पे कोई सेमिनार हो रहा है या कोई वर्कशॉप हो रहा है, कि कई बार ये भी होता है कि चलो कोई हमने ड्रेसअप ऐसे किया। कई बार एक एक क्वेश्चन आता है ड्रेसअप, महिलाओं के ड्रेसअप। तो वो ड्रेसअप का वो संजोग कहाँ उस उनके लिए होता है जो महिलाएं बहुत एज की हैं या जो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो किस तरह के ड्रेसअप करते हैं। दैट मीन्स कि देर इज समथिंग इन द माइंड सेट विच इज मतलब ट्रीटिंग अ वुमेन वुमेन चाहे अ फीमेल हु इज मतलब बिलो द एज ऑफ 2 इयर्स, और तो एक एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की तरह सरकार, एनजीओ, समाज, माता पिता, हमारे आसपास के फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, सब लोगों को सेंसिटाइज करें, ताकि एक जो मतलब एक भावना आती है इस तरह की, जब हम चीजें सुनते हैं तो एकदम बहुत परेशान हो जाते हैं। और मैं खुद भी, क्योंकि ये चीजें जो है हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि आप अपने आसपास जो है सेंसिटाइज करो लोगों को, या आपके फैमिली मेंबर्स जो है कितने मतलब इन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे, जेंडर जस्टिस को, जेंडर पैरिटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल उस पे वो जा रहा होगा, जो कई बार होता ही है, पॉलिटिकल उसको वो किया जाता है। पर हम अगर सोसाइटल लेवल पे इसको एड्रेस करने की कोशिश करें, एजुकेशनल लेवल पे एड्रेस करने की कोशिश करें, तो हो सकता है बहुत हद तक हम इसमें सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे हम, पॉलिटिकल लेवल नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पावर फ्लो करता है और हमारे सत्ता वहाँ मतलब विराजमान होते हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग को वो देते हैं। तो वो सेंसिटाइज करना उनको, और उनको और मतलब इस तरह के इशू पे बहुत मतलब जो इस तरह के ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो हमें और थोड़ा सा कोशिश करें हम कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है या फाइन्स है हेविली चार्ज करें, सो दैट कि आगे से इस तरह की चीजें ना हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंटल लेवल के अलावा भी हम और भी बहुत सारे लेवल्स पे हमें काम करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर इशू पे। अब आप देखें, आप प्रोफेसर हैं डीयू में, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2018 में यूनिवर्सिटी वैकेंसी के लिए 700 वैकेंसी निकाली थी, हम्म। और उसमें सिर्फ 2.5% दलित रखे गए थे।
अब ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कौन इस तरह से वैकेंसी निकाल रहा है, 2.5% रिजर्वेशन, तो इस तरह की चीजों पे जब आता है सामने खबर, सामाजिक तौर पे आपने बताया, लेकिन आप ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी इस तरह से ऐसा हो रहा है कि दलित जो राइट की आवाजें उठाने वाले लोग हैं, दलित कम्युनिटी से ही हैं, तो वो इस पे फिर शंका सरकार के नीयत पे खड़ा करते हैं। जैसे 2018 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 700 वैकेंसी निकला, उसमें 2.5% से दलित निकला। तो इस तरह का है मामला, उसको प्रधानमंत्री मोदी कैसे दूर करते हैं अभी आने वाले 2024 का जो अभी समय है बचा, हाँ, अभी लंबा समय 2024 में शासन पूरा होने में, तो उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जीएसटी पे भी आते हैं, आपने जीएसटी का भी मामला उठाया है, इकोनॉमिकल यहाँ पे चैप्टर को आपने टच किया है कि प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को। तो जाहिर सी बात है, जीएसटी को लेकर के, जीएसटी सारा जो भी पहले अलग अलग टैक्सेस लगते थे उनको इकट्ठा करके जीएसटी कर दिया गया, उसमें स्लैब है। कांग्रेस का कहना ये है कि हम आएंगे कांग्रेस 18% कर देंगे, तो स्लैब सबका अलग अलग है जीएसटी का लेकर के। लेकिन ये भी देखिए कि जब ये मनमोहन सिंह सरकार की थी जीएसटी, उन्होंने इसको प्रपोज किया, जीएसटी लाने की बात की थी, उस वक्त बीजेपी सबसे ज्यादा अपोज किया था। इवन मोदी जी ने भी कहा था कि ये जो है सही नहीं है, उसका विरोध किया था। और यशवंत सिन्हा थे उस टाइम में, उन्होंने बीजेपी में, उन्होंने भी बड़ा विरोध किया था। मगर एकदम से इस जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो कई चीजों में एक नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना शुरू करते हैं। उन्होंने विरोध किया था, वो गुजरात मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बने तो फिर उन्होंने पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखा। उसका उनका आर्थिक जो भी गुना भाग है बिजनेस का, टैक्सेशन का लेकर के, उसको उन्होंने और विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा, समझा और जीएसटी को लागू किया। तो ऐसा आपको लग रहा है, जो आपने लिखा है, कि जो 2047 तक विकसित भारत बनने का मोदी जी का जो सपना है, नारा है, ये 2047 तक मुमकिन हो पाएगा, ये जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट चल रहा है उसको देखते हुए? मैं आपके जो पहला वाला एक वो सवाल नहीं था एजुकेशन वाला, कि वो जो जी यूजीसी है इतने कम मतलब वो मतलब रिक्रूटमेंट वो कर रही है। अभी रिसेंटली 2020 में मैंने अपनी पुस्तक में भी बात की है, जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब हम बात करते हैं उस पर काफी डिबेट हो रहे हैं, मतलब वर्कशॉप हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, अब बच्चे भी जी एडमिशन ले रहे हैं। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पर्सपेक्टिव लगा, जो अब हम एक जॉब सीकर ना रहकर जॉब क्रिएटर की तरफ जा रहे हैं। हम जो उनकी पूरी पॉलिसी में चाहे हम स्किल इंडिया मिशन की बात करें, स्टार्टअप इंडिया मिशन, स्टैंड अप इंडिया मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, बहुत सारी मिशन, और जिसमें मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा वो रोल है, स्किल इंडिया मिशन। और क्यों? क्योंकि अब क्या है, जो एक स्किल गैप जो हमारे पूरे जो हमारा एजुकेशन पूरा जो लेवल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लूपहोल जो रहा था वो अब तक था, स्किल्ड नहीं थे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स उस तरह से स्किल्ड होना भी नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि हम डिग्री ले लेंगे हमें जॉब मिल जाएगी। अब पर्सपेक्टिव चेंज हो हाँ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो सबको स्किल्ड होना पड़ेगा। दूसरी बात ये होती थी कि जो बच्चा ह्यूमैनिटीज का है, आर्ट्स का है, उसको ये लगता था कि हमें क्या जरूरत है कोई स्किल लेने की, हम तो ये पढ़ लेंगे या यूपीएससी निकाल लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे, या टीचिंग या प्रोफेसर इस लाइन में भी हम चले जाएंगे। तो अब हर जगह कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक कंपटीशन आ गया है और एक डिमांड भी अलग तरीके से हो गया है। तो ये एनईपी ने ना केवल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब प्लेटफॉर्म खोला है जो स्किल एजुकेशन की बात करता है, वैल्यू एजुकेशन की बात करता है, साथ के साथ टीचर्स को भी वो ट्रेनिंग और उस चीज के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बोलता है कि आपको करना होगा। अगर आप अपडेटेड हैं तभी आप जो है पूरे सिस्टम में वर्कआउट कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट तो ओवरऑल जो अथॉरिटेटिव लेवल पे होता है, उस पे तो बहुत ज्यादा मैंने उस पे कोई रिक्रूटमेंट वाला तो कोई वो किया नहीं है बात। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मेरा ये जो मैं बच्चों को अब देखती हूँ जो बदलाव हुआ है शिक्षा नीति में, वो बहुत हद तक उन्हें कहीं ना कहीं, जो बार बार लोग बाहर जा रहे हैं अब्रॉड, मेरे घर से ही लोग बाहर चले गए, अब यहाँ पे अगर वो बिल्ड किया जाएगा वो पूरा सेटअप, वो जॉब, और वो मतलब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो मुझे लगता है ब्रेन ड्रेन नहीं होगा और लोग यहाँ रहेंगे।
तो कुछ मतलब वो अब बहुत दूर नहीं है वो समय कि जहां हम बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंट ना होके जो आत्मनिर्भर वाली भारत की जो पूरा आधार है वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इस चीज को हमें कहीं ना कहीं खुद भी देखना चाहिए, गांधी जी भी इस बात को बहुत प्रमोट करते रहे हैं कि किस तरह से हम सेल्फ ऑटोनोमस हों, चाहे वो अगर हम मतलब रूरल गवर्नेंस की बात करें, चाहे हम खुद व्यक्ति के संदर्भ में। तो हाँ हाँ। अब हमें जॉब जो क्रिएटर्स हमें बाहर से नहीं देख के बल्कि खुद पे, क्योंकि कितने सारे जो हम देखते हैं जो स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं और लोग अपना ही खुद कर रहे हैं और उसमें बहुत आगे जा रहे हैं। इनफैक्ट लोग जॉब जो कर रहे हैं वो भी छोड़ छोड़ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सफल हो रहे हैं। तो एक बहुत ही क्रिएटिव मतलब आइडिया है। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम उस माइंडसेट पे अब तक नहीं थे। हमें एक बस रेगुलर बेस पे जॉब चाहिए होता था और अब नहीं नहीं मिल रहा है। तो हम थोड़ा सा, बल्कि उन्होंने जो विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री का जो विश्वकर्मा योजना है, युवा योजना है, रोजगार योजना है, उन्होंने बहुत सारे मतलब अपने एफर्ट्स करे हैं जिससे कि रोजगार जो है जनरेशन हो सके और लोग उसका फायदा उठा सके। दूसरा जो आपने जीएसटी वाला वो कहा था कि एक जी। तो मतलब जो भी सरकारें होती हैं कुछ ना कुछ हमेशा उनके अपने मतलब चल रहे होते हैं, मतलब माइंडसेट चल रहा होता है या कोई प्रेशर चल रहा होता है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते। पर जब वो खुद उस रेन में आते हैं तो उन्हें सबसे पहली बात तो हमारा इकोनॉमिक एडवांसमेंट बहुत जरूरी था। और अभी जैसे जैसे ये जीएसटी डिमोनेटाइजेशन और जो भी एफडीआई या मेक इन इंडिया जितने सारे कैंपेन हुए उससे सबसे ज्यादा हमारा जो ग्लोबल हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है और जो हमारा जो भी डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो नो डाउट आगे आया है। और हम देखें अगर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और गोइंग टुवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑल्सो ग्रोइंग इकोनॉमी, तो नो डाउट कि 2047 से पहले ही हम विकसित भारत बनने के पूरे उसमें जो रियलाइजेशन में हम अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं सफल कर पाएंगे। और उसमें पूरा योगदान पूरे भारतीयों का जो युवा युवा है उनका भी योगदान रहेगा, क्योंकि युवा जो सबसे ज्यादा परसेंटेज हम देख रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में युवाओं का है। तो और हम जिस तरह से युवाओं को इस तरह की चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बता सकेंगे कि हमें जो है आप क्रिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ हम जो डिपेंडेंट नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा हम इनोवेटिवनेस को भी हम बिल्ड कर पाएंगे। और इस तरह से हम श्रेष्ठ, सशक्त और जो भी हम कहते हैं समृद्ध भारत का जो हम कल्पना जय गांधी ने किया, तो हम उसे हम साकार देख सकेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो विकसित भारत का जो पूरा उनका आधार है जो उन्होंने तय किया है, उसको भी हम 2047 से पहले देख सकेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हाँ, नहीं सही है बात। और लेकिन उसके लिए जरूर है कि जो ग्रोथ रेट अभी है उसको बढ़ाना होगा। हाँ, ग्रोथ रेट को। जो हाँ, क्योंकि इस ग्रोथ रेट पे अभी चल रहा है 7% और ये 8% भी हो जा रहा है, तो इस पे हम 2047 तक विकसित भारत का जो जो विकसित देश का जो कैटेगरी है, जो पर कैपिटा इनकम का जो कैटेगरी है, उसको अचीव करना इस ग्रोथ रेट पे अगर हम 8% भी जाते हैं तो मुश्किल है। अभी भी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा नहीं है, $250 से अंदर ही है। ये पर कैपिटा ग्रोथ रेट नहीं, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी। और इस पे बात करते हैं आदिवासी पे। आप ने जो बात की है सबका विकास सबका साथ या सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस को अगर हम देखते हैं तो ट्राइबल जो है दलितों के साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी है, वो बड़ा हाशिए पर नजर आते हैं। आज भी उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चाहे शिक्षा की में भी पीछे है वो, और जॉब में भी, जिससे पब्लिक सेक्टर की बात करें उसमें भी, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो इसको लेकर के जो आपने किताब जो लिखी है, मोदी जी की जो योजना है, कैसे देखती है, किस तरह से इनका विकास होगा जो ट्राइबल कम्युनिटी है खास करके। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जैसे मैंने अभी बताया था महिलाओं का, जैसे हमने जो भी स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया हुआ है तो उसमें उनको स्पेसिफिकली उनको एंटरप्रेन्योरशिप में मिला है। हालांकि हम जब रूरल एरिया में देखते हैं तो कई बार रूरल और अर्बन में एक एक गैप होता है, डिवाइड होती है। और आदिवासियों का बेसिकली अभी भी हम मानते हैं कि उनका जो आधार है वो रिमोट एरिया, उन गाँव में, उनके वो जंगलों में वो होता है। तो बेसिकली अभी रिसेंटली 15 नवंबर
को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। और 2023 की बात कर रही हूँ मैं। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनजातीय जो जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीटीवीजी जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स में भी काफ़ी सब क्लासिफिकेशन है, तो उनके लिए उन्होंने एक मिशन शुरुआत की। और उसके साथ साथ जैसे हम कहते हैं जनमन योजना, जिसमें जो भी ट्राइबल्स अपने लिए जैसे हम उनको हम फंडिंग कर सकते हैं, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई स्कीम्स उनको उसके थ्रू हम उनको हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अगर हम देखें तो जो डेटा वो कहता है कि 2015 और 16 तक जो फॉरेस्ट राइट्स जो दिए गए, जो मुहैया कराए गए, उनकी जो परसेंटेज अगर हम आज 2020 या 21 से कंपेयर करें तो डबल हो गई है। उस समय 55 एकड़ तक ही उन्हें अपना ओनरशिप या टाइटल्स जो भी उनको जो लीज पे उन्होंने लिया था, जो उन्होंने राइट्स उनके थे, उनको जो मिले वो काफी कम थे। और आज के हम समय देखें तो काफी मतलब बदलाव हुआ है। इनफैक्ट बजट में भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो वेलफेयर जो पॉलिसीज हैं उसमें जो खर्च हो रहे हैं पैसे, उनके अवेयरनेस में, उनके चीजों में, ये खुद का उनका भी कहीं ना कहीं जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका भी कहीं ना कहीं इस तरह का जो हम कह सकते हैं आधार है कि बहुत हद तक जो है अब क्योंकि बदलाव होने में तो समय लगता है। और धीरे धीरे क्योंकि गांव तक क्या होता था पहले, जैसे कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है उसमें बीच जी। अब जो ये पॉलिसी है ये डायरेक्ट लोगों को जो है बेनिफिशियरी बना रही है, उनके अकाउंट तक पैसा पहुंचा रही है। अब इसी तरह का एक वन धन योजना भी है। तो वन से जो हाँ, प्रोड्यूस आ रहे हैं, जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, वो ट्राइबल्स तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि बीच में ना एक मेडिएटर सिस्टम हमेशा गांव में, जैसे मैं झारखंड वहां से आती हूँ, तो एक बिचौलिया सिस्टम जो है, मिडिलमैन, वही सारा चीज बेनिफिट्स जो है हमेशा जो ट्राइबल्स का है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का है, या ऐसे गरीब जो वहाँ आदिवासी का उनको वो नहीं मिला, मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स का भी स्टेटस मिलने में भी थोड़ा सा वहाँ पे कुछ टेक्निकल वो भी होता है। तो उनको अगर नहीं मिला तो वो उन बिचौलियों के में फंस के उनको वो अपने अधिकार नहीं मिलते थे। अब क्योंकि ये हाँ, मिडिलमैन सिस्टम मोस्टली कोशिश की गई है कि खत्म कर दिया जाए और डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो हैं वो अपना जो है अकाउंट में पैसा उनको मिले। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम हो गया, वन धन योजना हो गया, वन कल्याण मित्रास हैं, जो एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे हम बात करते थे पहले, जहाँ पे स्टेट और साथ के साथ जो सेंटर है और एनजीओज भी मिल के जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करेंगे, और साथ ही कहीं ना कहीं जो है लाइवलीहुड जनरेशन में मदद करेंगे। तो एक हम कह सकते हैं पार्टनरशिप, एक जो हम जो ट्राइबल्स के और स्टेट के साथ कहीं ना कहीं वो सामंजस्य बनाने की भी कोशिश की गई है। और हम जब अगर अगर हम पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर खुद ही 243 आर्टिकल कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पंचायती राज। और उसके वो अर्बन एरियाज में भी वैसा है, पर वहाँ तो पंचायत है नहीं। तो बेसिकली अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखें, जैसे मैंने बताया था कि 43% जो महिलाएं हैं वो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव का उनको मिल रहा है। और वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लूपहोल चलता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, कि प्रधान पति का भी कॉन्सेप्ट होता है कि महिलाएं बन तो जाती हैं पर डिसीजन मेकर कोई और रहते हैं। तो वो थोड़ी मानसिकता में बदलाव आना और महिलाएं खुद असर्ट करें अपने वॉइस को, एक्टिव रहें, तो हो सकता है ये सब जो भी समस्याएं आ रही हैं पंचायत के लेवल पे वो कम हो जाएगी। तो बहुत मतलब जो है, मतलब अगर हम सामाजिक नहीं, न्याय ठीक है, को ठीक है। आदिवासियों के लेवल पे भी देखें तो उस पे काम जी, हुआ है। आपने मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी बात की है। जी जी जी। इंटरनेशनल एरिया में भारत का कद बढ़ा है, तो आप कैसे देखती हैं? जरा इसको और डिटेल में जरा समझाने की कोशिश। मैं फॉरेन पॉलिसी में जो मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और जो मैंने बातें रखी हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब जो डायनेमिक्स है वो है कि किस तरह से इन अंडर लीडरशिप ऑफ मोदी हम ये देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम ठीक इस नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को कंपेयर करें, जो फॉरेन पॉलिसी का जो मेन आइडिया यथार्थवादी, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं कि यथार्थवाद में ये जो रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच है वो नेशनल इंटरेस्ट है। को पहले इंपॉर्टेंस देता है रादर देन कि ऑटोनॉमी को। और दूसरी बात यहाँ पे जब हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं तो नॉन अलाइनमेंट
जो स्ट्रिक्ट नॉन अलाइनमेंट था कि हम जो है किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे और किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, वो आज भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि चाहे हम किसी के भी प्रेशर में, हम अमेरिका से भी अपने जो दोस्ती और संबंध बढ़ा रहे हैं, हम रशिया के साथ भी बढ़ा रहे हैं, हम बाकी नेबर्स के साथ भी बढ़ा रहे हैं, हम चाइना को भी कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो एक नॉन अलाइनमेंट से हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले शुरुआत हुआ था इससे बाय लैटरलिज्म से, जहाँ पे दो जो हम बायपोलर ध्रुवीकरण की बात करते थे, फिर यूनि हुआ, हाँ, अमेरिका की हेजिमोनी बढ़ी, फिर धीरे धीरे जैसे ग्लोबल साउथ और इस तरह का 9/11 अटैक आया, उसके बाद सबको लगा कि एक ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस का आधार बहुत जरूरी है और हर देश दूसरे पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी हम ये रियलिटी को अपने आप में समझ लेंगे और कोऑपरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि नॉ से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जहां पे हम अपने जो सेल्फ, अपना जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखते हुए हम जो है एक अपनी स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उस जैसे सॉफ्ट पावर इंडिया को पहले बहुत बोला जाता था, आज असर्टिव डिप्लोमेसी के साथ काम करते हैं। और कोई भी मतलब जो राष्ट्र है, अगर अपने नेशन के और सिटीजन के हित को आगे लेके जाता है, इंडिया को लेके आगे जाता है, अपने राष्ट्र की बात करता है, तो उसको पूरा वो मतलब जो है सपोर्ट भी मिल रहा होता है पूरे सिटीजन्स का। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र सर्वोपरि और नागरिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आधार जो है हमें अपने फॉरेन पॉलिसी से देखने को समझने को मिलता है। नेबरहुड जो उनका जो फर्स्ट पॉलिसी है कि हम नेबरहुड को मतलब जो इम्पोर्टेंस देंगे, उनके अगर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते। और जो पहले हम लुक ईस्ट की बात करते थे, अब हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं। मतलब अब हम रियलिस्टिक हो गए, धीरे धीरे हम प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, प्रैग्मेटिक हो क्योंकि गए हैं। हाँ, हाँ हो सही गए है। हैं। हाँ, और और वो बहुत चेक जरूरी भी है एंड क्योंकि बैलेंस, हम्म चेक एंड बैलेंस का हाँ। मोदी जी का जो है, वो हम्म अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छा है, रूस के साथ भी रखना चाहते हैं रिश्ते, हम्म और यूक्रेन का भी उन्होंने दौरा किया। तो एक चेक एंड बैलेंस जो है वो कि भारत इंटरनेशनल पटल पे अपनी जो बात आपने कही है कि भारत अपने हित को, देश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेगा, और उसको हम्म देखते हुए वो इंटरनेशनल एरिना में भारत जो है वो अपने पॉलिसीज को तय करता है। फिलहाल मोदी जी के जो शासनकाल में जो जी देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ कंट्री नाराज भी होते हैं, और लेकिन गवर्नमेंट का है कि भाई अगर नाराज है तो नाराज है, भारत अपने इंटरेस्ट को देखेगा। आखिर में एक सवाल मैं करूंगा, जो आपने कही है लिखी किताब में, यूनिफाइड एंड हारमोनी पे भारत के, तो आपको क्या ये लगता है कि पिछले 10 सालों में सद्भाव जो है वो अलग जो विभिन्न समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनके बीच में बढ़ा है जी। सद्भावना? ये जो कम्युनल हार्मनी और नेशनल प्राइड, और जिसे हम कहीं ना कहीं हम सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज, तो ये तो मैं मानूंगी इस बात को कि हमारा जो हमारा सौहार्द है और टॉलरेंट एटीट्यूड है वो बढ़ा है। और साथ के साथ जो देखने का तरीका है, दूसरे देशों को भी देखने का, जो इधर देखने का तरीका है भारत को, वो भी उसी तरह से देखने का है कि ये जो है लोगों सबको लेके साथ चल रहे हैं और सारे कम्युनिटीज को साथ चल रहे हैं, सारे रिलीजन को साथ लेके चल रहे हैं। भले हम ये बात को नहीं कहते कि हाँ हम पूरा का पूरा जो है मल्टी कल्चरलिज्म को ही अपना रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जो हिंदुत्व या हिंदू के आधार को, या हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को, तो कहीं ना कहीं हम जो अपने कल्चरल वैल्यूज और रूट्स को उसके साथ इम्बाइब करते हुए हम जो है डाइवर्सिटी को साथ लेके चल रहे हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्योंकि कई बार मतलब जो पहले भी जो सरकारें रही हैं, तो उन्होंने भी, मैं नहीं कहती हूँ कि डाइवर्सिटी की बात नहीं की या मल्टीकल्चरलिज्म की बात नहीं की, या आज की सरकार मल्टीकल्चरलिज्म की बात नहीं कर रही।